Okay, good morning, students. Students, in our previous lecture, we have discussed about the chain effect of shift in demand and supply on the equilibrium price. Okay, and at the last point, we have discussed about the equal change in demand and supply means when demand and supply either equally increases or equally decreases. Okay, supply increase हो, demand भी increase हो equal proportion में. ठीक है, तो हमने देखा था. Now we'll discuss the simultaneous increase. Okay, तब हमने equal change देखा था. Okay, now the simultaneous increase in demand and supply, but it is not equal. Okay, it is not equal. या तो डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी सप्लाई से या सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज होगी डिमांड से. दो केसेस आ सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट केस इज व्हेन डिमांड इंक्रीजेज मोर देन द सप्लाई. डिमांड increases, okay, both are increasing, okay, but demand increases more than the supply. Demand increases more than the supply. Okay, or increase in demand is greater than increase in supply. Okay, demand increases greater than supply or more than supply. That means supply भी increase हो रही है. Okay, supply is also increasing. Demand increases more than supply increases as more than as supply increases. ठीक है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, बट कौन सा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है? डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो हम कर्व बनाएंगे. सिंपल है. ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, डिमांड, इनिशियल डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनिशियल सप्लाई कर्व एस. ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ई. क्लियर? दिस इज पी इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ठीक है, ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस हम लेके चल रहे हैं. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द पॉइंट डिमांड इंक्रीजेस. ओके, सो विल इंक्रीज द डिमांड. ठीक है, व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू इट्स राइट वर्ड. ठीक है, सो डिमांड इंक्रीजेस. ओके, मोर देन, सो इसका गैप हम ज़्यादा लेंगे. दिस इज D1. ओके, सप्लाई मोर देन द सप्लाई इंक्रीजेज. ओके, जितना सप्लाई इंक्रीज होती है उससे ज़्यादा, तो दैट मीन सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, तो सप्लाई भी अपने राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी. ओके, सो सप्लाई को राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं हम, लेकिन सप्लाई कम इंक्रीज होती है. ओके, सो दिस इज S1. क्लियर? सो डिमांड भी इंक्रीज हो गई, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई. ठीक है, सो वी गॉट अ न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर न्यू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द न्यू सप्लाई कर्व. ओके, नया डिमांड कर्व नई सप्लाई कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट E1 पे. दिस इज पॉइंट E1, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, सो वी मे फाइंड न्यू प्राइस P1 by the new equilibrium point and the new quantity demanded and quantity supplied इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एज Q1. ओके, सो हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया है P से P1. क्लियर? अब हम कहते हैं जी इंक्रीज तो डिमांड भी हुआ, इंक्रीज तो सप्लाई भी हुआ. ठीक है, तो एक इफेक्ट क्यों देखने को मिला हमें कि प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ? ठीक है, कि डिमांड इंक्रीज हो गई है. ठीक है, सप्लाई भी इंक्रीज हुई, तो प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ? रीजन बीइंग कि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो डिमांड का नेट इफेक्ट किसका देखने को मिलेगा? जो ज़्यादा चेंज हुआ है जिसमें. ठीक है, तो नेट इफेक्ट किसका दिखा? डिमांड का. तो जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस इंक्रीज होगा. ओके, क्लियर? तो नेट इफेक्ट हमारा इंक्रीज इन डिमांड है, क्योंकि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. दोनों इंक्रीज तो हुए हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हुआ है सप्लाई के मुकाबले. ओके, तो नेट इफेक्ट हमें देखने को मिला डिमांड का. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब ऑपोजिट कर देंगे, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस और इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड. ओके, दोनों इंक्रीज तो होते हैं, बट इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन increase in demand. Okay, both are increasing, but the increase in supply is greater than increase in demand. Okay, so increase in supply is greater. Now will increase the supply more than the demand. This is OX axis, this is OY axis, same as quantity and price. Initial demand curve हम लेके चलेंगे D, initial supply curve S. This is the point of equilibrium.
quantity price, equilibrium price and equilibrium quantity. Now we'll increase the supply and demand. Supply is increasing more than the increase in demand. Okay, तो supply को हम ज़्यादा increase करेंगे. So this is our new supply curve S1. Okay, demand also increases बट लेस देन. ओके, इतना हम गैप देखेंगे कि क्लियरली दिखाई दे कि हाँ कौन सा कम इंक्रीज हुआ है. ओके, सो हमारा दिख रहा है गैप कि किसका कम है गैप, डिमांड का. ओके, डिमांड कम इंक्रीज हो रही है. सो न्यू हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा वो P1 आएगा. दिस इज P1, दैट मीन P2 P1. प्राइस जो है डिक्रीज हुआ है, P2 P1 आ गया है. क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज, डिमांड भी इंक्रीज हुई है लेकिन सप्लाई डिमांड से ज़्यादा इंक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल लाइक डिमांड 20 यूनिट्स से इंक्रीज होती है लेकिन सप्लाई 30 यूनिट्स से इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो नेट इफेक्ट क्या है कि एक्सेस सप्लाई है 10 यूनिट्स की. ओके, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 यूनिट्स की एक्सेस सप्लाई है. ठीक है, तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई है तो ऑब्वियसली प्राइसेस डिक्रीज होंगे. ओके, तो नेट इफेक्ट सप्लाई का दिखा हमें. ठीक है, तो प्राइसेस डिक्रीज हो गए. ये हमने इंक्रीज का देखा था. अब हम डिक्रीज पे आ जाते हैं कि दोनों को साइमल्टेनियसली अगर हम डिक्रीज करते हैं तो साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई. इक्वल तो हमने पहले भी देख लिया था पहले पिछले वाले केस में कि इक्वली इंक्रीज और इक्वली डिक्रीज होते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्राइस के ऊपर. ठीक है, तो साइमल्टेनियस डिक्रीज नाउ, तो साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई हम कर्व बनाएंगे. सेम है, डिक्रीज में दिखाएंगे कौन ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है. पहले ओ एक्स एक्सेस, ओ वाई एक्सेस, क्वांटिटी एंड प्राइस. ओके, सो वी हैव टू मेक अ केस, वी हैव टू फॉर्म अ केस. सबसे पहले डिक्रीज दोनों करने हैं तो पहले कौन ज़्यादा डिक्रीज होएगा. ठीक है, सपोज हम ले लेते हैं कि डिमांड ज़्यादा डिक्रीज होएगी. ओके, साइमल्टेनियस डिक्रीज. सो डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर और मोर. ओके, चाहे साइन लगा दो या लिख दो. डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर और मोर देन द डिक्रीज इन सप्लाई. ओके, सो डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर, दैट मीन्स डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हो रही है सप्लाई से. ठीक है, डिक्रीज दोनों हुए हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हुई है. ओके, सो दिस इज डी इनिशियल डिमांड कर्व, this is S initial supply curve, this is our point of equilibrium E, equilibrium price, equilibrium quantity Q and P. Okay, now while decreasing, okay, when we decrease the demand and supply, the curve shifts its leftward. Okay, वो कर्व्स अपने लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं. तो दिस इज सप्लाई कर्व, सप्लाई भी शिफ्ट सॉरी डिक्रीज होगी, डिमांड भी डिक्रीज होगी. तो जो पहले ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है उसको हम लेके चल लेते हैं. तो डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द डिक्रीज इन सप्लाई. ओके, तो पहले इसको हम ड्रॉ करेंगे. तो ज़्यादा गैप हम दिखाएंगे इसको. दिस इज डिमांड, न्यू डिमांड कर D1. ओके, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, सप्लाई का हम कम गैप दिखाएंगे S1. ओके, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E1. दिस इज P1 एंड दिस इज Q1. ओके, डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हुई है सप्लाई के मुकाबले. ओके, सप्लाई भी डिक्रीज तो हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया ना, S2 S1, D भी D2 D1 आ गया, अपने लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, दैट मीन्स डिक्रीज हो गई है लेकिन डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हुई है. तो जब डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हुई तो नेट इफेक्ट किसका है, सप्लाई अभी भी ज़्यादा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल डिमांड 10 यूनिट से डिक्रीज हो जाती है -10 एंड सप्लाई डिक्रीज होती है -5 मीन्स 5 यूनिट से. तो अभी भी किसका ज़्यादा इफेक्ट दिख रहा है, सप्लाई अभी भी ज़्यादा है क्योंकि सप्लाई सिर्फ -5, दैट मीन्स 5 से डिक्रीज हुई है. इनिशियली सप्लाई 15 थी, 5 से डिक्रीज हुई है, डिमांड 15 थी, 10 से डिक्रीज हो गई तो 15 -10 तो 5 और ये 10. तो अभी कौन ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई का इफेक्ट दिखेगा, नेट इफेक्ट सप्लाई का दिखेगा. तो अगर सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई. तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई. ओके, ये ग्रेटर देन का साइन या लेस देन का साइन लगाएंगे. तो सप्लाई ज़्यादा है अभी भी मार्केट में तो प्राइस क्या होने चाहिए, कम. ठीक है, तो प्राइसेस हमारे कम हो गए P2 P1. नेक्स्ट केस इसका ऑपोजिट, अभी हमने डिमांड को ज़्यादा डिक्रीज किया था, अब हम सप्लाई को ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे. डिक्रीज डिमांड भी होगी लेकिन सप्लाई ज़्यादा डिक्रीज होगी. सो डिक्रीज इन सप्लाई
is more than the decrease in, देखो डिक्रीज दोनों होंगी, ठीक है, दोनों डिक्रीज होंगी, कौन ज़्यादा डिक्रीज होगा वो केसेस हमने बनाने हैं। सो यहाँ पे हम सप्लाई को ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हैं, डिमांड भी डिक्रीज होगा लेकिन सप्लाई को ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हैं। सो डिक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन द डिक्रीज इन डिमांड। ओके, सो कर्व हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। दिस इज द कर्व, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, this is demand curve D, this is supply curve S, point of equilibrium E, and we have found Q and P। ओके, सो हम डिक्रीज कर रहे हैं, जो ज़्यादा डिक्रीज हो रहे हैं उसको पहले ड्रॉ कर लो। ओके, सप्लाई इज डिक्रीजिंग मोर देन द डिमांड। ओके, सप्लाई ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, लेफ्टवर्ड डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो ये सप्लाई कर्व नया आ गया, न्यू सप्लाई कर्व S1। डिमांड भी डिक्रीज होगा तो अपने लेफ्टवर्ड आ जाएगा ओरिजिनल डिमांड कर्व के, तो ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है तो इसके लेफ्टवर्ड आएगा, तो दिस इज आवर न्यू डिमांड कर्व D1। ओके, दिस इज D1, और न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे D1 और S1 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E1। ओके, सो नेट इफेक्ट अब किसका दिख रहा है, डिमांड का, बिकॉज सप्लाई ज़्यादा डिक्रीज हुई है तो डिमांड भी डिक्रीज हुआ है लेकिन सप्लाई के मुकाबले कम, तो डिमांड अभी भी ज़्यादा है, ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, तो हमें इंक्रीमेंट इन प्राइस का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। ओके, क्वांटिटी Q1 आ गई हमारी, क्लियर। So these were the simultaneous change effect। Okay, डिमांड और सप्लाई में जो simultaneous change आते हैं, तीन तरह के चेंज आते हैं, डिक्रीज एंड इंक्रीज। साइमल्टेनियसली या तो डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे। अब इंक्रीज में भी तीन केसेस हैं, डिक्रीज में भी तीन केसेस हैं। कौन से तीन, लाइक डिक्रीज में जब डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हो सप्लाई से, जब सप्लाई ज़्यादा डिक्रीज हो, और जब दोनों इक्वली डिक्रीज हो, जो हमने कल देखा था। ओके, जो दोनों इक्वली डिक्रीज हो। इसी तरीके इंक्रीमेंट का भी है, जब डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो सप्लाई से, जब सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हो डिमांड से, और जब दोनों इक्वली इंक्रीज हो, ठीक है, तो दोनों में तीन तीन केसेस आएंगे, क्लियर। नेक्स्ट, जब दोनों में से कोई एक या तो परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई चेंज हो रही है, डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, सप्लाई चेंज हो रही है। अब सप्लाई को इलास्टिक और इनइलास्टिक रख लो और डिमांड को चेंज कर लो। ओके, सो व्हेन perfect elasticity, in case of perfect elasticity, so first हम सप्लाई को perfectly elastic मान लेते हैं, ठीक है, perfect elasticity, supply is perfectly elastic, ठीक है, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, क्लियर। तो कर्व कैसे बनाएंगे, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व किसके पैरेलल होएगा, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल। ओके, दिस इज सप्लाई एस, क्लियर। क्वांटिटी प्राइस, सप्लाई है, दैट मीन्स इसी प्राइस के ऊपर, प्राइस पी पे प्रोड्यूसर जो है या फर्म जो है इनफाइनाइट यूनिट बेचने के लिए या सप्लाई करने के लिए रेडी है, ठीक है, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस होगा परफेक्टली इलास्टिक में। ओके, प्राइस चेंज नहीं हो रहा, फिर भी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है वो। डिमांड, इनिशियल डिमांड कर्व डी, so this is point of equilibrium। now supply is perfectly elastic। okay, so demand क्या होगी, increase in demand, if a केस बना दे, increase in demand, when the supply is perfectly elastic and demand increases। okay, demand increase होगी तो अपने rightward shift होगी D1। okay, this is the new equilibrium point। okay, so quantity ही change होगी Q2 Q1, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि इसी प्राइस पे वो जितना मर्जी क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी है और इसी प्राइस पे जो कंज्यूमर्स हैं वो खरीदने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो प्राइस चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, क्वांटिटी चेंज होगी। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज बी केस आ गया जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है और डिमांड डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन डिमांड। ओके, तो डिमांड अपने लेफ्टवर्ड आ जाएगी, प्राइस में अगेन कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज सप्लाई कर्व एस पी, दिस इज ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड दिस इज न्यू डिमांड कर्व D1। ओके, E एंड E1, प्राइस में अगेन कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हुई। ओके, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो डिमांड चेंज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस के ऊपर। ओके,
अब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, अगर इफ सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इफ सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, अगर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो इफ सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई हम देख रहे हैं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई क्या होगी, ओ वाई एक्सिस के पैरेलल। सो दिस इज आवर ओ वाई एक्सिस, लिखा नहीं था मैंने, ओके। बेसिकली सब में यही है, सभी कर्व्स में हम ओ वाई एक्सिस ये लेके चल रहे हैं और ओ एक्स एक्सिस ये लेके चल रहे हैं। डजंट मैटर, आप चेंज कर सकते हो, इसको ओ एक्स, इसको ओ वाई मान सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, फिक्स नहीं है, ओके। बट हम हर बार यही लेके चल रहे हैं। क्वांटिटी ओ एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे एंड प्राइस यहाँ पे दिखाएंगे, ओके। अगर आप उल्टा करते हैं प्राइस और क्वांटिटी तो कर्व चेंज करना पड़ेगा, ओके। अगर आप क्वांटिटी यहाँ दिखाते हो, ठीक है, तो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक होगा दिस साइड, ओके, प्राइस के पैरेलल, प्राइस लाइन के पैरेलल, ओ वाई एक्सिस प्राइस, ओ वाई एक्सिस पे हम प्राइस ले रहे हैं, ठीक है। सो इनइलास्टिक है तो पैरेलल हो जाएगा ओ टू ओ वाई एक्सिस, ओके। क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो क्वांटिटी अगर आपने ओ वाई एक्सिस पे दिखाई है तो क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ओके, इनइलास्टिक में। क्लियर, सिंपल है, क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए इनइलास्टिक में। प्राइस चाहे जो मर्जी हो, पी पी P1 P2, ठीक है। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व है ये हमारा, डिमांड कर्व डी, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। डिमांड हम क्या कर रहे हैं, अगेन दो केस हम बनाएंगे। फर्स्ट केस इंक्रीज इन डिमांड, जब सप्लाई इन इलास्टिक है तो डिमांड इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा D1, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, प्राइस ही चेंज होगा P2 P1, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इन इलास्टिक है। डी केस हम बनाएंगे डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड है, अगेन सप्लाई इज परफेक्टली इनलास्टिक, क्यू एस कर्व है हमारा, ओ वाई एक्सिस एंड ओ एक्स एक्सिस। दिस इज आवर डिमांड कर्व इनिशियल, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ई, ये पी है हमारा। अब हम डिमांड डिक्रीज करेंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा D1 एंड दिस इज आवर न्यू सप्लाई, सॉरी न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड P1, प्राइस डिक्रीज हो गया है, क्वांटिटी डिक्रीज नहीं हुई है, क्वांटिटी सप्लाई सेम है, ओके। सो परफेक्टली सप्लाई जब परफेक्टली इलास्टिक थी तो प्राइस चेंज नहीं हुआ, और जब सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक थी तो क्वांटिटी डिमांडेड या सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज नहीं होगी, ठीक है, बेशक से डिमांड डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, ओके। सेम केस जो है हमारा डिमांड के साथ आएगा, जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है एंड परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है, सेम केस है एग्जैक्टली। सो द सेकंड केस इज व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, when demand is perfectly elastic, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है और सप्लाई डिक्रीज भी हो सकती है। तो सप्लाई के दो केसेस बनेंगे, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इंक्रीजेज, सप्लाई इंक्रीजेज, अब हम सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं और डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक होगी तो क्या, क्वांटिटी जितना मर्जी, ओके। सो क्वांटिटी हम ओ एक्स एक्सिस पे लेके चल रहे हैं सेम प्राइस के ऊपर, तो दैट मीन प्राइस चेंज नहीं होगा, तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखना कि हम किसको इलास्टिक और किसको इनइलास्टिक मान रहे हैं, तो हमारे पैरेलल जो है लाइन डिमांड कर्व है क्योंकि हमने डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक माना है, ठीक है। अब सप्लाई कर्व हम बनाएंगे, सप्लाई कर्व कैसे होगा, अपवर्ड मूव करेगा, तो दिस इज आवर इनिशियल सप्लाई कर्व, इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डिमांड और सप्लाई का, सो दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज पी, दिस इज क्यू, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इंक्रीज राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, सो दिस इज आवर राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई S1, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E1, पॉइंट चेंज हो जाएगा लेकिन प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी Q1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, परफेक्टली इलास्टिक, सेम प्राइस के ऊपर जितना मर्जी क्वांटिटी सप्लाई करने को रेडी है वो, ठीक है, सॉरी डिमांड करने को रेडी है क्योंकि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। नेक्स्ट, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस, ओके, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस, ठीक है, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, दिस इज आवर सप्लाई कर्व, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, सप्लाई डिक्रीज होगी तो अपने राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, सो दिस इज न्यू सप्लाई कर्व, दिस इज न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E1,
प्राइस में चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो गई Q2 Q1, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट आता है, अब डिमांड को हम परफेक्टली इनइलास्टिक लेके चल लेते हैं। सो व्हेन डिमांड इज perfectly inelastic, okay, सप्लाई अगेन इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, सप्लाई इंक्रीजेस, फर्स्ट केस हमने लिया सप्लाई इंक्रीजेस, डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड सप्लाई इंक्रीजेस, डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है तो वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगी, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो ओ वाई एक्सिस के पैरेलल हम लेंगे Q, दिस इज B and this is our supply curve S, this is point of equilibrium E, तो P मिला, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं, तो सप्लाई को इंक्रीज कर दो, राइटवर्ड शिफ्ट करके S1, न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा E1 एंड न्यू प्राइस। जब सप्लाई इंक्रीज हो गई है, डिमांड को हमने परफेक्टली इनइलास्टिक मींस क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगी, ठीक है, और सप्लाई इंक्रीज हो गई है तो ऑब्वियसली प्राइस डिक्रीज होंगे, क्योंकि मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइसेस डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट केस इसका ऑपोजिट है, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस डिमांड इज इनइलास्टिक, ओके, डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है और सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, तो दिस इज आवर डिमांड कर्व Q, दिस इज आवर सप्लाई कर्व इनिशियल, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया P, सप्लाई डिक्रीजेस तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी ऊपर की तरफ S1, ठीक है, सप्लाई डिक्रीज हुई है दैट मीन्स प्राइसेस इंक्रीज होंगे, मार्केट में सप्लाई डिक्रीज हो गई है तो P1, न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E1, ओके। सो दीज वर द केसेस जो परफेक्ट इलास्टिसिटी और परफेक्ट इनइलास्टिसिटी होती है डिमांड और सप्लाई में, तो क्या इफेक्ट उनके प्राइसेस के ऊपर, इक्विलिब्रियम प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो परफेक्टली इलास्टिक होती है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों ही परफेक्टली इलास्टिक है तो इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज नहीं आता है, इनइलास्टिक है तो प्राइस में चेंज आता है, ओके। So now we will discuss some simple applications of tools of the demand and supply curve, okay, that are related with the two cases, one is price ceiling and price floor, okay. Students, as we have discussed earlier that in perfect competition the market price is unaffected or remains unaffected by the government intervention, okay, that means government don't decide or don't fix the prices of the commodities in the market, they're highly affected by the market forces, demand and supply, okay, they are decided or determined by the market forces, okay. But some are the cases, or sometimes it may happen that the government has to intervene while determining or while fixing the prices of some commodities, okay, in some cases. So these are the specific cases where the government has to fix, okay, the government has to put a cap on prices, you can say, or the government has to provide a support to the producers in the form of fixation of prices, okay. एक केस में तो गवर्नमेंट कैप रख देती है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट रख देती है प्राइस की, दूसरे केस में गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है मिनिमम प्राइसेस फिक्स करके प्रोड्यूसर्स को, ओके। सो ये कुछ सर्टेन स्पेसिफिक केसेस हैं जिनमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होता है या गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन, ओके। So first one is price ceiling, as the word suggests, ceiling, okay, that means the maximum price, where obviously we are talking about it, okay. So when does the government has to intervene to put a cap on the pricing, okay, गवर्नमेंट को प्राइसिंग के ऊपर एक कैप रखने की, एक लिमिट रखने की, मैक्सिमम लिमिट रखने की जरूरत कब पड़ती है, ऐसा होता है उन असेंशियल कमोडिटीज के केसेस में, ठीक है, ऑब्वियसली असेंशियल कमोडिटीज है, ठीक है, सो कंजम्पशन ऑब्वियसली वाइड स्प्रेड होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, तो डिमांड इंक्रीज होगी, तो इनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे मार्केट में, ओके। सो असेंशियल कमोडिटीज है, एंड इफ दीज आर असेंशियल कमोडिटीज एंड ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड देयर प्राइसेस आर सोरिंग अप, ओके, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइसेस आर सोरिंग अप, so some like sections of the society are there who are not able to afford the increased prices, but they highly need the consumption of these commodities, or highly need to consume such commodities because these are the essential commodities, okay.
तो ऐसा असेंशियल कमोडिटीज़ के केस में होता है, क्योंकि डिमांड सबको ही करेंगे कि सबको कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट, असेंशियल कमोडिटीज़ हैं ये, ठीक है। तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज होंगे, ओके। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम काफ़ी कम है, पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो these sections or these people will remain deprived of using or consuming such commodities जो कि essential है, लेकिन फिर भी वो वंचित रह जाएंगे, डिप्राइव रह जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस केस में इंटरवीन करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक मैक्सिमम प्राइस जो है, कैप यू कैन से, एक कैप रख देती है, मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है, ठीक है। तो उस मैक्सिमम प्राइस को फिक्स करने के बाद मार्केट फोर्सेस चाहे जितना भी ज़्यादा इंटरेक्ट करें, ठीक है, उस लिमिट से ज़्यादा प्राइसेस मार्केट में उन कमोडिटीज़ का नहीं जाएगा। दैट मीन्स उससे ऊपर कमोडिटीज़ का प्राइस राइज नहीं होगा, ठीक है। उससे दोनों ही वो इंटरेक्शन के थ्रू कम या ज़्यादा हो सकता है, ओके। सो प्राइस विल नॉट surpass this cap or this limit which has been fixed by the government, okay. So in this case, those people who are not able to afford such prices, they will be able to consume, okay। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े हुए प्राइसेस को, वो इसको कंज्यूम कर पाएंगे इजीली, ओके। सो दिस इज द प्राइस सीलिंग। अब इसका जो वर्किंग है, अगर हम ग्राफिकली देखें तो मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, और एक इक्विलिब्रियम प्राइस हमें मिला, ठीक है। अब डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या होता है कि इसका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस से लो प्राइस फिक्स करती है, इक्विलिब्रियम से कम प्राइस फिक्स करती है, क्योंकि मार्केट प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया ड्यू टू इंक्रीज डिमांड और राइज इन डिमांड, ठीक है। तो इस केस में गवर्नमेंट लो प्राइस सीलिंग हमेशा इक्विलिब्रियम से लो फिक्स किया जाता है, मार्केट प्राइस से कम फिक्स किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस तो डिमांड की वजह से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। नाउ अब ये जो प्राइस सीलिंग है किस केस में फिक्स किया गया, प्राइस सीलिंग एसेंशियल कमोडिटीज के केस में फिक्स किया गया है, ठीक है। अब ये एसेंशियल कमोडिटीज के लिए प्राइस सीलिंग तो फिक्स कर दी, लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। वी कैन सी कि जो हमने प्राइस फिक्स किया है, न्यू प्राइस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डिमांड कर्व, सॉरी सप्लाई कर्व, जो कि हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है, ये जो प्राइस लाइन है सप्लाई कर्व को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट ए को जब हम ओ एक्स एक्सिस में मिलाएंगे तो हमें Q1 मिला, दैट इज द क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। एंड जब इसी प्राइस लाइन को हम डिमांड पे मिलाएंगे तो हमें बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा डिमांड कर्व को, ठीक है, और हमें मिला Q2, ओके। सो सप्लाई इज OQ1 एंड डिमांड इज OQ2, ठीक है। तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई बाय Q1 to Q2। ये जो Q1 और Q2 का डिफरेंस है, ये एक्सेस डिमांड है, ठीक है। जो लोग खरीदना तो चाहते हैं लेकिन कम सप्लाई की वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं, ओके। सो दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड विच पीपल विश टू बाय बट दे आर नॉट एबल टू, ओके। ये खरीदना तो चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि सप्लाई कम है, ठीक है। क्यों सप्लाई कम क्यों हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइसेस कम फिक्स कर दिए हैं, तो कम फिक्स कर दिए हैं तो प्रोड्यूसर सप्लाई को घटा देंगे, ठीक है, और डिमांड बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली प्राइस एंड डिमांड का जो इनवर्स रिलेशनशिप है उसकी वजह से डिमांड, क्योंकि प्राइस डिक्रीज कर दिए तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, और प्राइस डिक्रीज हुआ तो सप्लाई, जो कि पॉजिटिव रिलेशन बताता है, ठीक है, तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये गैप क्रिएट हो जाएगा प्राइस एंड सप्लाई का। तो इस गैप को कैसे फिल किया जाए, इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि यू कैन से अनफुलफिल्ड डिमांड क्रिएट हो गई, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो अनफुलफिल्ड डिमांड या अनसेटिस्फाइड डिमांड क्रिएट हो गई। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट लाइक कुछ सर्टेन सिस्टम्स या मैकेनिज्म अडॉप्ट करती है, फॉर एग्जांपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट जो है लोगों को राशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, उनके कोटा के अकॉर्डिंग, या कोटा फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, पर मंथ उनको एक सर्टेन क्वांटिटी पर मेंबर ऑफ द फैमिली प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मैक्सिमम डिमांड, जो इंक्रीज डिमांड है, सरप्लस डिमांड है, उसको टैकल करती है गवर्नमेंट बाय सर्टेन सिस्टम और मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म सेटअप करके गवर्नमेंट उसको सेटल करती है, लेकिन उसमें भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, कि लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। जो डिपो होल्डर्स हैं दे आर करप्ट, ठीक है, वो बेटर क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी का जो ग्रेन्स हैं वो ओपन मार्केट में बेच देते हैं और लो क्वालिटी का लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कुछ सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक सर्टेन इशू है डीबीटी, ठीक है, जो करप्शन है,
ठीक है, उसको कम करने के लिए लाइक जो डिपो होल्डर्स हैं वो करप्ट हैं, ठीक है, वो ओपन मार्केट मतलब डायरेक्ट बेनिफिट जो है जिनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी उन तक पहुंच नहीं रहा था, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है तो वो सब्सिडीज लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, दैट इज डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मीन्स गवर्नमेंट एक सब्सिडी लोगों को दे रही है तो वो सब्सिडी लोगों को डायरेक्टली मिले, किसी मीडिएटर के थ्रू ना मिले। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी के केस में आजकल हम देख रहे हैं, ठीक है, तो एलपीजी के केस में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी ऐसा हो गया है, ठीक है। तो एलपीजी के केस में क्या है कि पहले क्या होता था कि आपको जो एजेंसी है उसे ही कम पे करना पड़ता था, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी को सब्सिडी देती थी, ठीक है, और उसका बेनिफिट कंज्यूमर को सब्सिडी एजेंसी प्रोवाइड करती थी, गवर्नमेंट से एजेंसी को गया, एजेंसी जो डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी है और एजेंसी से लोगों को मिलता था, ठीक है, मतलब आपको डायरेक्टली मार्केट प्राइस से कम पे करना पड़ता था एलपीजी का जो प्राइस था, ठीक है, क्योंकि एजेंसी आपसे कम ले रही, क्योंकि एजेंसी को गवर्नमेंट ने दे दिया है। अब उसमें क्या था कि एजेंसी फ्रीक्वेंटली प्राइस राइज कर देती थी, ठीक है, किसी से ज़्यादा चार्ज कर रही है एरिया टू एरिया, ठीक है, या फिर जब मर्जी इंक्रीज कर दिए, लेकिन सब्सिडी गवर्नमेंट से बराबर ले रही थी, तो उस केस में करप्शन लाइक यू कैन से ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एजेंसी को हटा दिया बीच में से सब्सिडी देने से। ओके, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, कंज्यूमर्स हैव टू पे द फुल प्राइस, कंज्यूमर्स को फुल प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है, एजेंसी को, और वो सब्सिडी जो उनको पर सिलेंडर मिल रही है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो जो मीडिएटर सिस्टम है, एजेंसी को जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी वो खत्म कर दिया, अब डायरेक्टली जो भी बेनिफिट होगा वो कंज्यूमर को मिल रहा है उनके अकाउंट में, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, करप्शन को कम करने के लिए ऐसा किया गया। नेक्स्ट वन इज प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर, फ्लोर से पता चल रहा मिनिमम। ओके, सो गवर्नमेंट कुछ केसेस में जो है एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है। मिनिमम प्राइस कब फिक्स करती है, जब मार्केट प्राइस काफ़ी लो हो, ठीक है, मतलब जब प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है क्योंकि मार्केट प्राइस काफ़ी कम है, ठीक है, एंड उस प्राइस से उनको अपनी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट प्राइस से हाई प्राइसेस फिक्स कर देती है, ठीक है, मिनिमम प्राइस के रूप में, फ्लोर प्राइस के रूप में। सो मार्केट प्राइस अब जो है उससे ऊपर ही रहेंगे, उससे कम नहीं आएंगे। ओके, सो इन दैट केस मेनली एग्रीकल्चरल या फार्मर के केस में होता है, फार्मर्स के केस में, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के केस में या प्रोडक्शन के केस में, जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है, ठीक है, तो सबको इसको हार्वेस्ट करके मार्केट में सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई एकदम से इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई इंक्रीज होगी तो मार्केट प्राइसेस काफ़ी डिक्रीज हो जाएंगे, डाउन आ जाएंगे, ठीक है। तो समटाइम्स इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट आफ्टर हैविंग अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है, फार्मर्स आर स्टिल इन लॉसेज। ओके, काफ़ी अच्छी फसल हुई है लेकिन फिर भी फार्मर्स लॉसेज में है, क्योंकि फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है तो सप्लाई इंक्रीज हो गई, और सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइसेस डिक्रीज होंगे अपने आप, ठीक है, तो फार्मर्स को भाई प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि प्राइसेस उतना ही, जितना ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज हुई है प्रोडक्शन की उतना ही प्राइसेस डिक्रीज हो गए, ठीक है, तो फ़ायदा कहाँ से हुआ। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है, अनाउंस कर देती है, ताकि फार्मर्स को नुकसान ना हो, जो कि एमएसपी पढ़ते थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उनके सोइंग सीजन से पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे फार्मर्स को एक मोटिवेशन मिले, ठीक है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करें, ठीक है। और अगर मार्केट में, ठीक है, डिमांड उस प्राइस पे डिमांड नहीं क्रिएट होती है तो फार्मर्स को गवर्नमेंट अश्योरेंस देती है कि उसी प्राइस पे उनका जो आउटपुट है वो गवर्नमेंट खरीद लेगी, ठीक है। तो इसका वर्किंग जो है ग्राफिकली अगर हम देखें तो डिमांड एंड सप्लाई, ओके, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस पी आया, ठीक है, ये काफ़ी कम है मार्केट प्राइस, ओके, इक्विलिब्रियम प्राइस काफ़ी कम है, गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट प्राइस इससे हाई फिक्स करती है, ठीक है, हाई फिक्स करेगी तो क्या होगा, प्राइस हाई फिक्स करेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस इंक्रीज सप्लाई, ओके, अगेन डिमांड कम होगी मार्केट में, सप्लाई इंक्रीज होगी, तो सरप्लस सप्लाई मतलब बिना बिका माल पड़ा हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक फार्मर्स के पास रह जाएगा। तो उस अनसोल्ड स्टॉक का क्या किया जाए, गवर्नमेंट अश्योर करती है, ठीक है, कि अगर नहीं बिका, ठीक है, आपके आउटपुट या आपकी क्रॉप्स, तो गवर्नमेंट उस प्राइस पे खरीद लेगी, ठीक है, उस फ्लोर प्राइस पे, सपोर्ट प्राइस जिसको हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पे खरीद लेगी, ठीक है। तो सरप्लस सप्लाई क्रिएट होती है फ्लोर प्राइस के केस में, और वहाँ पे सरप्लस डिमांड क्रिएट हुई थी, ठीक है, यहाँ पे सरप्लस डिमांड सीलिंग प्राइस के केस में, सप्लाई कम हो गई क्योंकि प्राइस रिड्यूस कर दी और डिमांड इंक्रीज हो गई। तो सरप्लस डिमांड कैसे टैकल होती है, बाय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट करें, और यहाँ पे सरप्लस सप्लाई क्रिएट हो गई, सरप्लस सप्लाई टैकल होती है बाय अनाउंसिंग एमएसपी, ठीक है, गवर्नमेंट उनको अश्योर करती है कि आपका जो क्रॉप है वो खरीद लिया जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके,